नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को उदयपुर शहर के पनाधाय पार्क पर वीर पनाधाय मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां राजस्थान की वीर शिरोमणियों की गाथाओं के साथ ही कई राजनीतिक पहलुओं की चर्चा। अहमदाबाद हाईवे पर स्टीयरिंग फेल होने से हादसा, मोटर बॉडी की शीटों से भरे ट्रेलर में लगी थी आग, ड्राइवर खलासी ने कूदकर बचाई जान। फतेह सागर झील में तैरता मिला शव, देवाली रानी रोड छोर पर पानी के ऊपर तैर रहा था शव, मोर्चरी में रखवाया पुलिस ने। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को उदयपुर शहर के गोवर्धन सागर की पाल पर स्थित पनाधाय पार्क और मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। यहां पर बलिदानी मां पनाधाय की मूर्ति का अनावरण करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश अब कमजोर नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। भारत ने आज तक किसी भी देश पर न आक्रमण किया है और न ही किसी जगह पर कब्जा किया है, लेकिन भारत की ओर किसी ने आंख उठाकर बुरी नजरों से देखने की कोशिश की तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। इस मौके पर पनाधाय को याद करते हुए राजनाथ ने कहा है कि मैं समाज में कुमाता कहलाई जाऊंगी। इसकी भी चिंता पनाधाय ने नहीं की थी, क्योंकि उनका सामान्य एक ही लक्ष्य था कि मेवाड़ साम्राज्य सुरक्षित रहना चाहिए। अर्थात पनाधाय ने इस मेवाड़ राज्य के लिए अपने ही बेटे की बलिदानी दी थी। कुमाता होने के कलंक को बर्दाश्त करने की हिम्मत भी की। राजनाथ ने बिश्नोई समाज की महिलाओं को भी याद किया। राजस्थान की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि राजस्थान देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऐसी धरती है जहां वीरांगनाओं की हड्डी से धूल बनी है। यहां पर शौर्य और पराक्रम की इतनी गाथाएं हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। राजनाथ ने इस दौरान पनाधाय और हाड़ी रानी के बलिदान को याद किया। राजनाथ ने सेना को लेकर कहा कि पहले जवानों के हाथों में जो बंदूक मिसाइल हुआ करती थी वो दूसरे देशों के मुकाबले हल्की थी। अब हम बंदूक, राइफल, गोले बारूद हम कुछ समय बाद दुनिया के देशों से नहीं खरीदेंगे, अब हम भारत की धरती पर बनाएंगे। राजनाथ ने कहा कि अब हम 13,000 करोड़ का हथियार बेचते हैं। 8 साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 900 करोड़ था। 2047 आते आते यह 2 करोड़ 75 लाख का होगा। 25 वर्षों का समय लगेगा। अमृतकाल खत्म होते होते 2047 आते आते भारत विश्व गुरु बनेगा। राजनाथ सिंह ने लोगों से कहा कि पनाधाय का जो खून था वही खून आपके जिस्मों में भी है, बस याद करने की जरूरत है। याद कर लोगे तो कोई माय का लाल आंख उठाकर नहीं देखेगा। राजनाथ सिंह का यह कार्यक्रम जून में होना था, मगर अग्निवीर योजना के विरोध के चलते यह कार्यक्रम नहीं हो सका था। राजनाथ सिंह को जून के महीने में ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया था। राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर भी शामिल हुए। इस दौरान उदयपुर संभाग के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। राजनाथ सिंह का मेवाड़ के चारों ही सांसदों और 14 विधायकों से स्वागत करवाया गया। नगर निगम उदयपुर ने 10 करोड़ की लागत से यह पनाधाय पार्क बनाया है। पनाधाय की मूर्ति 9.6 फीट की है। राजनाथ सिंह का कार्यक्रम कराकर गुलाबचंद कटारिया सहित पूरी बीजेपी उदयपुर सहित मेवाड़ में राजपूत और गुर्जर वोट को सांधने की तैयारी में है। पनाधाय की मूर्ति बनाकर जहां गुर्जर समाज को एकजुट करने की तैयारी लगती है, वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप पर दिए बयान से लगातार राजपूतों का विरोध झेल रहे गुलाबचंद कटारिया का राजनाथ सिंह को बुलाकर इस विरोध को कम करने का प्रयास माना जा रहा है। जनता सेना राजस्थान ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश दिए हैं, जिससे आज के आधुनिक युग में जहां साइबर क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे में मतदाताओं को व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से उनके साथ साइबर क्राइम होने की संभावनाएं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता सेना के सदस्यों ने कहा कि इसके अलावा नगर विकास प्रन्यास द्वारा पैरा
मुसाफिरी में बढ़ाए गए गांवों में भी कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं और अनेक समस्याओं से जनता को जूझना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को नगर विकास योजनाओं को सरल करना चाहिए, ग्रामीण लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले। पिछले साल से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में होने वाले सभी कार्यों को गलत ठहराते हुए कहा कि मानसून में इसकी भयावह स्थिति सामने आई है, जिसका भी समाधान होना चाहिए। नगर विकास प्रन्यास द्वारा 272 प्लॉटों की जांच जो एसओजी द्वारा की जा रही है, उसमें आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए और दोषी को जल्द सजा मिलने की मांग भी की गई है। जंगल में जानवरों को छोड़ने के मामले में भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। सभी मांगों की सुनवाई नहीं होने पर जनता सेना द्वारा उग्र आंदोलन करने की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान संयोजक मांगीलाल जोशी और अन्य सदस्य और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यतः 5 मुद्दे ऐसे हैं जिसको हम लोग आप सब लोगों के माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। एक तो ये है कि अभी चुनाव आयोग ने आधार से लिंक करने का, वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने की बात चालू की है। कई जगह कैंप भी लग रहे हैं, लेकिन जैसा अपन देख रहे हैं कि साइबर क्राइम हो रहे हैं, लोग कहाँ से नंबर लेकर के और फ्रॉड कर रहे हैं। जब हमारा आधार ही इनके पास चला जाएगा, चुनाव आयोग के पास, तो वहाँ पर कोई भी कर्मचारी चाहेगा तो पूरी आधार की लिस्ट ही दे देगा किसी को, तो फ्रॉड करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे बचने के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है उसको पहले उनको सोचना चाहिए, उसके बाद में आधार से लिंक होना चाहिए, बाकी आधार से लिंक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई फंस जाएगा उसके बाद सरकार क्या मदद करेगी उसकी। दूसरा मामला ये है कि अब उदयपुर को नगर विकास प्राधिकरण बना रहे हैं, उदयपुर नगर विकास प्राधिकरण बना रहे हैं। जब उधर यूआईटी था उस समय भी पेरिफेरी में हमारे आसपास के गांव करीब थे, 105 थे ना, 105 गांव थे। उनके न तो कन्वर्जन होते थे, न उनकी रजिस्ट्री हो पाती थी, न उनको पट्टे मिल रहे थे और गांव वाले परेशान होकर यूआईटी आते थे, यहाँ इनकी सुनवाई नहीं होती थी। अब जब प्राधिकरण बन जाएगा तो और गांव इसमें जुड़ जाएंगे, तो ग्रामीण लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसके लिए सरकार पहले किस तरह से इसको सरलीकरण कर सकती है, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसमें परेशान नहीं हो, इसके लिए हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि ये प्राधिकरण बने, इसमें और गाँवों को जोड़ा जाए। उसके पहले इसके लिए क्या किया जाए जिससे कि ग्रामीण परेशान नहीं हो, इसकी भी बात हम उठाना चाहते हैं। एक स्मार्ट सिटी में जो सीवरेज का काम हो रहा है, हमारी पिछली जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने ये कहा था कि जो पाइपलाइन लगाई जा रही है उसका डायमीटर बहुत कम है। जैसे जहाँ पर कितनी 100 लेटरिन पे 6 इंच, 100 टॉयलेट्स पे 6 इंच का पाइप होना चाहिए, उसकी जगह छोटा हो रहा है। उसी हिसाब से, उसी मापदंड के हिसाब से बढ़ना चाहिए था, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया गया। और आप खुद देख रहे हो कि सिटी में कई जगह पाइप फूट गए हैं और कहीं फव्वारे चल गए हैं, कई दुकानों तक पानी चला गया, ये अपशिष्ट। तो ये सरकार, ये जो नगर निगम है ये काम जो करवा रही है उसमें कम से कम इस बात का ध्यान रखे कि जो काम कर रहे हैं वो टेक्निकली परफेक्ट हो, ताकि लोगों को अगले 10 साल तक कोई परेशानी नहीं हो। नगर निगम को जो 272 प्लॉट ट्रांसफ़र किए थे उसके बारे में हम लोग एसीबी के डीजी सोनी साहब से मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि हम इसकी निश्चित जांच करवा करके और इस मामले में कार्रवाई करेंगे, लेकिन एसीबी को सरकार ने नहीं दिया। हम लोगों ने खूब अनुरोध किया था, गहलोत साहब जब आए थे यहाँ पर तो एसओजी को देकर गए, लेकिन आज तक आपने भी कहीं देखा होगा कि कहीं पत्रिका में या किसी भी अखबार में या किसी भी आपके मीडिया चैनल पे ये नहीं आया कि एसओजी की कोई टीम आई या जांच कर रही या मतलब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टियों के नेता मिले हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है, इस मामले को ठंडा कर देना चाहते हैं। और 5वीं बात ये है कि आपको ध्यान होगा कि जो जंगल में गायों को छोड़ने का मामला था नगर निगम के द्वारा, और जिस तरह से जंगली जानवरों के लिए उसको छोड़ दिया गया था, हम चाहते थे कि कोई उच्च स्तरीय जांच दल आए, इसकी जांच करे, लेकिन नगर निगम ने अपने खुद का ही एक बोर्ड गठन कर दिया, जांच समिति, और खुद को पाक साफ घोषित कर दिया, उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो। इसलिए हम इन 5 बातों को आपके सामने रखकर जनता के बीच में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अगर इन पे कोई निराकरण नहीं होता तो जनता सेना बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी।
उदयपुर बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर हाल ही में अधिवक्ता द्वारा आत्महत्या करने पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के विरोध में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता ने बताया कि अधिवक्ताओं के साथ दबाव बनाया जा रहा है, जिससे अधिवक्ता आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस भी इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और अधिवक्ताओं को निशाना बना रहे हैं। गिरजा शंकर मेहता ने कहा कि अधिवक्ता तब तक विरोध करेंगे जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर आज सुबह एक ट्रक के स्टीयरिंग फेल होने से वह ट्रक पलट गया। हाईवे के बीचों बीच गिरने के बाद अचानक आग लग गई। ट्रक अहमदाबाद से उदयपुर आने के दौरान स्पीड गति से बिजली के खंभे से भी टकरा जाने से ट्रोले में आग लग गई है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। दरअसल उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर मंगलवार सुबह स्टीयरिंग फेल होने से ट्रेलर हादसे का शिकार हो गया था। डिवाइडर से टकराने के बाद उसमें अचानक आग लग गई। महज कुछ मिनटों में ट्रेलर में लगी आग से भीषण रूप धारण कर लिया। करीब 1 घंटे तक ट्रेलर में आग लगती रही। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ट्रेलर में मोटर बॉडी की शीटें भरी हुई थी। उनके ऊपर प्लास्टिक के कुछ कवर और कपड़े के धागे लगाए हुए थे। जानकारी के अनुसार ट्रेलर मुंबई से हरियाणा जा रहा था। तभी सुबह काया के समीप स्टीयरिंग फेल होने से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। इसके बाद ट्रेलर डिवाइडर से जा टकराया। इस दौरान ड्राइवर और खलासी ने भी कूदकर अपनी जान बचाई। टकराने के बाद से ट्रेलर पलट गया और आग लग गई। ट्रेलर में मोटर बॉडी की कई शीटें भरी हुई थी। इसके प्लास्टिक के कवर और कपड़े के धागों की पैकिंग थी। उसमें आग लग गई और आग फैलती गई। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। अशोकनगर फायर स्टेशन और मीरा कला फायर स्टेशन से ये गाड़ियां पहुंची। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ट्रेलर में लाखों रुपए की शीटें भरी हुई थी, जो एक मोटर बॉडी के गैराज पर पहुंचाई जा रही थी। वहीं गोवर्धन विलास पुलिस ने भी हादसे की जानकारी ली। ड्राइवर खलासी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उदयपुर की फतेहसागर झील में मंगलवार सुबह वृद्धा का शव तैरता हुआ मिला। सूचना पर आपदा सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने शव को बाहर निकालकर मोर्चरी भिजवाया। शव की पहचान नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया महिला की उम्र 55 से 60 साल लग रही है। जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे टीम को फतेहसागर झील में शव होने की जानकारी मिली थी। इस पर टीम मौके पर पहुंची। टीम ने महज कुछ मिनटों में शव को बाहर निकाल लिया। वहीं अम्बा माता पुलिस ने उसे एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने गुमशुदा लोगों की सूची के आधार पर इसके बारे में पता कर रही है। माना जा रहा है कि वृद्धा कल शाम को ही झील में डूबी होगी, जो आज सुबह डूबने के बाद पानी के ऊपर आ गई। शव देवाली से रानी रोड छोर पर किनारे पर मिला है। स्कूल की जर्जर स्थिति कभी भी ले सकती है बच्चों की जान। प्रशासन को पता होने के बाद भी प्रशासन है बेखबर। दरअसल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव के हाल जर्जर हो रहे हैं। वर्तमान विद्यालय पूर्व से संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़गांव से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ है। चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब जर्जर विद्यालय के भवन में ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई संचालित है। क्रमोन्नत होने पर अन्य कमरों का भी निर्माण नहीं हुआ है। स्थानीय विद्यालय ए ब्लॉक में होकर कुल 17 कक्ष बने हुए हैं। विद्यालय रिकॉर्ड अनुसार जिनमें से 10 कमरे सन 1968 में बने हैं, जिनको लगभग 58 से 60 वर्ष हो चुके हैं, तथा 4 कमरे सन 1987 व अन्य कमरे इसके पश्चात बने हैं। उक्त कमरों में 3 कमरे जर्जर अवस्था में होकर गिरने की स्थिति होने के कारण बंद किए हुए हैं तथा अधिकांश कमरों के गहरी जंग के सड़ गए हैं व वर्षा ऋतु में पानी टपकता है। इस स्थिति में 3 कक्षाएं बरामदे में बैठाकर संचालित की जा रही हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसको लेकर ग्राम पंचायत बड़गांव सरपंच ललिता मीणा, उप सरपंच अशोक सुथार व प्रधानाचार्य खेमराज पटेल स्थानीय विधायक को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यही हाल है। स्कूल के अब तक यही हाल है। अगर इसी तरह स्थिति रही तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन को सूचित करने के बाद भी अगर प्रशासन गहरी नींद से नहीं जागता है तो उसका जिम्मेदार खुद प्रशासन रहेगा। स्थानीय विद्यालय में कुछ कमरे 30 से 35 वर्ष पुराने हैं और कुछ कमरे इससे भी ज़्यादा समय पहले बने हुए हैं। इन कमरों के गड्ढे सड़े हुए हैं और प्लास्टर भी कई जगह से गिर रहा है। ऐसी स्थिति में हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसको देखते हुए हम कई बार छात्रों को नीम के पेड़ के नीचे और बरामदे में बैठाकर शिक्षण कराते हैं, जिससे छात्रों का शिक्षण प्रभावित होता है और एक अनहोनी की आशंका बनी रहती है हर समय। इस संदर्भ में पूर्व प्रधानाचार्य महोदय द्वारा कई बार
तरह को अवगत कराया गया था। मैंने भी नवगठित एसएमसी के चुनाव के उपरांत 18 अगस्त को एक मीटिंग ली थी, जिसमें निर्देशानुसार हमने इस बात को भी मेरे द्वारा अवगत कराया और साथ ही माननीय विधायक महोदय को भी इस संदर्भ में सूचनार्थ अवगत कराया गया था। इसके बाद में विधायक महोदय ने विद्यालय का अवलोकन भी किया और आश्वासन दिया है कि कुछ ही समय में इसका तुरंत समाधान जरूर निकालेंगे। मैं आशा करता हूं कि आने वाले कुछ ही समय में इस बिल्डिंग की समस्या का समाधान हो जाए तो छात्र हित में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ये स्थिति ऐसी बनी रहती है तो हमारे पास कोई वैकल्पिक जगह नहीं है जहाँ हम छात्रों को बैठा पाए। करीब 290 का नामांकन है और अगर हम भवन का उपयोग पूरी तरह नहीं करें तो इन छात्रों को दूसरी जगह बैठाने की भी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये स्थितियाँ चल रही हैं। ये स्थिति सन 1965-66 से करीब और बहुत पुराने कमरे बने हुए हैं और सारे जर्जर अवस्था में गिरने की। और हम एमपी साहब भी पास भी गए तो बोले बजट नहीं आया, बजट आएगा तो पैसे दूंगा मैं, और सारे आश्वासन ही देते हैं और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है बहुत बड़ा। आप क्या अपील करते हो प्रशासन से? कोई मरम्मत के लिए पैसों के लिए गए थे हम, तो हमारे को आश्वासन नहीं मिला, कहीं से पैसे मतलब स्वीकृत होकर नहीं आए। जैसे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है स्कूल में बच्चों के लिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव 1967-68 में बनी हुई है बिल्डिंग, जो आज की तारीख में जर्जर की अवस्था में है, जो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को कई बार भी अवगत करवा दिया है पर प्रशासन से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। भारी हादसा होने की संभावना में प्रशासन समस्त किसी प्रकार की हादसा होने पर प्रशासन जिम्मेवार रहेगा। आप क्या अपील करते हो अभी प्रशासन? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ तत्काल प्रभाव से नई बिल्डिंग आवंटन करके विद्यालय को सुचारू रूप से चालू करा जाए। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को उदयपुर शहर के पनाधाय पार्क पर वीर पनाधाय मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां राजस्थान की वीर शिरोमणियों की गाथाओं के साथ ही कई राजनीतिक पहलुओं की चर्चा। अहमदाबाद हाईवे पर स्टीयरिंग फेल होने से हादसा, मोटर बॉडी की शीटों से भरे ट्रेलर में लगी थी आग, ड्राइवर खलासी ने कूदकर बचाई जान। फतेह सागर झील में तैरता मिला शव, देवाली रानी रोड छोर पर पानी के ऊपर तैर रहा था शव, मोर्चरी में रखवाया पुलिस ने। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज, नाहर, मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खींची। मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है।
विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।